अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में जो था हमने अपना स्टार्ट किया था यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें जो था हमने जनरली डिस्कस किया था कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है और देन हमने जो है वो एब्जॉर्प्शन लास्ट जो थे वो डिस्कस किए थे कि किस तरह से जो है वो एब्जॉर्प्शन जो है वो एक्सप्लेन होती है, ये किस तरह से हम कहते हैं कि एब्जॉर्प्शन जो है वो कॉन्सेंट्रेशन से या जो पाथ लेंथ होती है किस तरह से जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होती है। आज जो है हम बेसिकली ट्रांजिशंस देखेंगे, क्योंकि हमने क्या कहा था कि जब भी एब्जॉर्प्शन होती है तो उसके रिजल्ट्स में क्या होती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की जो है ट्रांजिशंस होती हैं, ठीक है। तो मीन्स ग्राउंड स्टेट से या लोअर एनर्जी लेवल से वो हाई एनर्जी लेवल के अंदर जाते हैं। जब वो वापस ग्राउंड स्टेट के अंदर लोअर एनर्जी लेवल्स के अंदर वापस आते हैं तो एज अ रिजल्ट जो है वो एनर्जी इमिट करते हैं, और उस एनर्जी की जितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करके जो है वो हायर एनर्जी लेवल्स के अंदर जाते हैं, वो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं उसको हम क्या करते हैं डायरेक्ट कंसंट्रेशन के साथ रिलेट करके देन हम क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब हुई है, कौन सी पॉसिबल जो है वो ट्रांजिशंस हुई हैं, और कितने इन दैट वे हम ये कह सकते हैं कि हम एक तो ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा सैंपल के अंदर जो है, क्योंकि हमने क्या कहा था कि हर एक कंपाउंड जो है वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ के ऊपर एक स्पेसिफिक एनर्जी के ऊपर एब्जॉर्प्शन शो करता है, तो उसकी बेसिस पे हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं देन कितनी अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब की गई है, उस एब्जॉर्ब अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो एब्जॉर्ब होती है उसकी बेसिस पे हम क्या करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। आज जो है वो बेसिकली हम इसी थ्योरी या प्रिंसिपल जो इसका है बेसिकली, जिसमें हमने कहा था कि ट्रांजिशन हम देखेंगे, तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी टाइप्स की जो है वो ट्रांजिशंस होती हैं, कौन सी हाई एनर्जी ट्रांजिशंस हैं और कौन सी जो है वो लो एनर्जी ट्रांजिशंस हैं, या कितनी वेवलेंथ पे जो है वो ट्रांजिशंस होती हैं। यूजुअली जो है हमने बात कर रहे हैं यूवी विजिबल की स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो यूवी जो रेंज होती है वो 200 टू 400 नैनोमीटर के दरमियान जितने भी कंपाउंड्स जो हम कह सकते हैं कि कलरलेस होते हैं, जो यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं, तो उनकी जो वेवलेंथ आती है वो 200 टू 400 नैनोमीटर में आती है, और जो 400 टू 800 नैनोमीटर में आता है वो विजिबल लाइट जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन हम देखेंगे, बेसिकली हम इसकी थ्योरी देख रहे हैं, तो हमने क्या कहा था कि बेसिकली 4 टाइप्स की जो है वो क्या होती हैं ट्रांजिशन होती हैं। अगर हम देखें कि एनर्जी लेवल्स की बात करें तो हमारे पास क्या आते हैं, जो ऑर्बिटल्स होते हैं, अगर हम कहेंगे हमारे पास क्या हैं, ठीक है, ये है, ये बेसिकली इनको हम लोएस्ट ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स होते हैं, और ये हमारे पास हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स होते हैं। यहाँ पे हमारे पास सिग्मा, ठीक है, पाई और नॉन बॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आता है पाई स्टार और सिग्मा स्टार, ठीक है। ये बेसिकली इनको हम एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। अब जो बेसिक ट्रांजिशंस होती हैं वो क्या होती हैं, 4 टाइप्स की जो है वो ट्रांजिशंस यूजुअली होती हैं, जिसमें फर्स्ट वन आती है सिग्मा टू। फर्स्ट जो ट्रांजिशन होती है वो है सिग्मा टू सिग्मा स्टार। सेकेंड जो ट्रांजिशन होती है वो है पाई टू सिग्मा टू सॉरी एन टू सिग्मा स्टार। थर्ड जो ट्रांजिशन होती है वो है पाई टू पाई स्टार, और जो फोर्थ पॉसिबल ट्रांजिशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो है एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं इसमें जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन हो रही है बेसिकली ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं लो एनर्जी ऑर्बिटल्स, और या फिर हम ये अनदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि हाईली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स होते हैं, बॉन्डेड ऑर्बिटल्स होते हैं। यहाँ पे ये वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। जब भी हम कहते हैं कि एब्जॉर्प्शन होती है तो क्या होता है कि ट्रांजिशंस क्या पॉसिबल है, एक तो जो फर्स्ट ट्रांजिशन पॉसिबल होती है वो क्या है कि सिग्मा से जो है वो सिग्मा स्टार के अंदर अगर जाते हैं तो वो फिर हमारे पास क्या कहलाती है, हमारी क्या कहलाएगी सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, ठीक है। जो सेकेंड पॉसिबल ट्रांजिशन होती है वो हमारी होती है पाई टू सॉरी एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, ठीक है। जो थर्ड होती है वो हमारे पास वो होती है पाई टू पाई स्टार, और जो लास्ट वन होती है वो होती है हमारी एन टू, या हम ये कहेंगे लो एनर्जी जो ट्रांजिशन होती है वो होती है हमारे पास एन टू
पाई स्टार ट्रांजिशन। तो बेसिकली ये 4 टाइप्स की ट्रांजिशन होती हैं जो कि पॉसिबल होती हैं, ठीक है। अगर हम इनका कंपेयर करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस किस वेवलेंथ पे जो है वो ट्रांजिशन पॉसिबल होती हैं। अगर हम सिग्मा टू सिग्मा स्टार देखें तो जो इसकी वेवलेंथ होती है, जिस वेवलेंथ पे ये वाली हम कहते हैं कि ट्रांजिशन जो होती है वो है 150 नैनोमीटर पे जो है वो ये, सॉरी 130 पे, बल्कि 150 नैनोमीटर पे, ठीक है, ये वाली ट्रांजिशन होता है। अगर हम ये देखें तो ये बेसिकली यूवी रेंज से भी जो है वो बहुत कम, क्योंकि हमने कहा कि यूवी रेंज भी जो है वो 200 नैनोमीटर से स्टार्ट होती है और 400 नैनोमीटर पे एंड होती है। हमने क्या पढ़ा, जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि ऐसी रेडिएशंस जिनकी वेवलेंथ कम होती है वो हाई एनर्जी रेडिएशंस होती हैं। मीन्स क्या कि यहाँ पे हाई एनर्जी यूज होती है। इट्स मीन क्या कि पाई टू सिग्मा स्टार्स के लिए जो है वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है वो बहुत ज़्यादा हायर अमाउंट के अंदर जो है वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इसी वजह से इनकी क्या होती है कि वेवलेंथ जो है वो बहुत कम होती है और ये यूवी रेंज से भी बिलो जो है वो यूजुअली कहा जाता है कि वैक्यूम यूवी रीजन के अंदर जो है ये फॉल करती है। 200 नैनोमीटर से जितने भी बिलो का रीजन आएगा वो वैक्यूम यूवी रीजन कहलाएगा। और यूजुअली जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं लाइक मीथेन, प्रोपेन होती हैं, वो क्या करती हैं, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन जो है वो शो करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। एन टू सिग्मा स्टार की जो ट्रांजिशन होती है वो अप्रॉक्सीमेटली जो वेवलेंथ है इसकी, जिस वेवलेंथ पे ये ट्रांजिशन होती है वो अप्रॉक्सीमेटली हम कहते हैं 175 नैनोमीटर अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। यूजुअली अक्सर जगह पे आपको यूवी की जो रेंज है वो 180 टू 400 भी मिलेगी और अक्सर जगह पे जो है वो आपको 200 टू 400 भी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद जो पाई टू पाई इसकी एनर्जी जो है अगर हम देखें तो एज कम्पेयर टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन जो है वो इसकी एनर्जी थोड़ी कम होती है, क्योंकि अगर हम वेवलेंथ में कंपेयर करें तो वेवलेंथ इनकी ज़्यादा है। इट्स मीन क्या कह सकते हैं कि इनकी जो एनर्जी होती है वो कम होती है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के लिए। उसके बाद जो आती है मतलब कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एज कम्पेयर टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आती है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के अंदर भी जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है मोर देन 200, वेवलेंथ जो है वो उनकी मोर देन 200 नैनोमीटर, ठीक है। मीन्स क्या कि 200 से नैनोमीटर से अबव में ही जाएंगे। और इसी तरह से तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी जिसमें रिक्वायर्ड होती है वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में, देन उससे के कंपेयर में एन टू पाई सिग्मा स्टार की एनर्जी कम रिक्वायर्ड है ट्रांजिशन के लिए। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की उससे कम एनर्जी होती है और एन टू पाई स्टार की उसके कंपेयर में जो है वो उससे कम वेवलेंथ है। तो बेसिकली ये 4 पॉसिबल ट्रांजिशंस होती हैं। कौन कौन से कंपाउंड कौन से ट्रांजिशन करते हैं, अगर हम एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन का देखें तो जो सिंपल कंपाउंड्स हैं लाइक एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स हैं, या फिर हमारे पास वाटर है, वो बेसिकली क्या करते हैं एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन शो करते हैं। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन जो है वो अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा हाइड्रोकार्बन्स के अंदर लाइक एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो यूजुअली पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन शो करते हैं। इसी तरह से जो कार्बोनिल के जितने भी कंपाउंड्स हैं वो एन टू पाई स्टार की जो ट्रांजिशन है वो शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन होने के लिए जो है वो क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट मीन्स हम अगर कहते हैं कि अगर कोई भी कंपाउंड जो है वो अगर एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है तो किस बेस पे जो है या किस वजह से जो है वो एब्जॉर्प्शन होती है। यूजुअली क्या होता है कि कंपाउंड के अंदर क्या होते हैं, या तो एक्सोक्रोम मौजूद होते हैं या फिर क्रोमोफोर मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं कि मुख्तलिफ जो कंपाउंड होते हैं वो यूवी रेडिएशन जो है वो यूवी विजिबल रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। क्रोमोफोर्स क्या होते हैं, एक्सोक्रोम्स क्या होते हैं, बेसिकली अगर हम देखें तो क्रोमोफोर क्या है उनकी हम देख लेते हैं डेफिनेशन। Chromophores are covalently bonded moieties with any compound and responsible for absorption of UV visible radiations। ऐसी कोई भी moieties जो कि किसी भी कंपाउंड के साथ अटैच कोवलेंटली बॉन्ड बनाती हैं, अटैच होती हैं और वो क्या करती हैं यूवी विजिबल रेडिएशंस को एब्जॉर्प्शन के अंदर जो है वो यूवी विजिबल रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन का रिस्पॉन्सिबल है। लाइक अगर हम कहते हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मौजूद है या फिर ट्रिपल कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन मौजूद है, मतलब मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर हम कहें कि ये वाली मोइटीज़ मौजूद है या फिर ये किसी भी कंपाउंड के साथ अनसैचुरेशन मौजूद है
तो वो सैचुरेटेड कंपाउंड मौजूद है, तो वो क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन जो है वो शो करती हैं। तो ऐसी मोइटीज़ जो कि क्या करती हैं, हमारे किसी भी कंपाउंड के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाती हैं और रेडिएशंस की एब्जॉर्प्शन शो करती हैं, वो क्या कहलाती हैं, क्रोमोफोर्स कहलाती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो होती हैं वो सेकंड जो है वो एक्सोक्रोम्स होते हैं। एक्सोक्रोम्स बेसिकली क्या है, एक्सोक्रोम्स जो है वो इटसेल्फ लाइट जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करते, लेकिन अगर क्या करते हैं, अगर ये किसी भी कंपाउंड के साथ अटैच हैं जो कि क्रोमोफोर्स हैं, अगर उन क्रोमोफोर्स के साथ जो है ये अटैच होते हैं एक्सोक्रोम्स, तो उसकी वजह से क्या होती है कि जो एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ होती है ये उसको इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, टूवर्ड्स या तो इंक्रीज कर देंगे या फिर उसके अंदर क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन जो होती है वो उसको लॉन्गर वेवलेंथ पे जो है वो शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, लाइक अगर हम कहते हैं कि हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, अगर वो क्या कर रहा है 250 से 260 पे नैनोमीटर पे जो है वो अपनी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम शो कर रहा है, लेकिन अगर उसके साथ एक्सोक्रोम अटैच हो जाता है तो ये जो वेवलेंथ है ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, लाइक 280 नैनोमीटर हो जाएगी। किस वजह से, क्योंकि जो भी हमारे पास क्रोमोफोर है, क्रोमोफोर कौन क्या है, कोई भी ऐसा कंपाउंड, कोई भी ऐसी मोइटी जो हमारे कंपाउंड के साथ अटैच होती है और यूवी विजिबल रेडिएशंस की एब्जॉर्प्शन में जो है वो यूवी विजिबल रेडिएशंस एब्जॉर्ब करती है, वो क्या कहलाती है, क्रोमोफोर कहलाती है। एक्सोक्रोम्स क्या होते हैं, बेसिकली एक्सोक्रोम्स जो है वो ऐसी कोई भी मोइटी जो खुद तो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब नहीं करती, यूवी विजिबल रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, लेकिन जब भी वो क्रोमोफोर्स के साथ जो है वो अटैच होती है तो उसकी बेस पे वो क्या करती है कि जो भी उस कंपाउंड की एब्जॉर्प्शन की वेवलेंथ है, उस एब्जॉर्प्शन की वेवलेंथ को जो है वो हायर वेवलेंथ पे शिफ्ट कर देती है। ठीक है, तो इसको जो है वो बेसिकली क्यों शिफ्ट कर देती है, क्योंकि हम कहते हैं कि जब भी कोई एक्सोक्रोम जो है वो क्रोमोफोर के साथ अटैच होता है तो एक न्यू क्रोमोफोर बनता है, जिसकी वजह से क्या है कि जो एक उस कंपाउंड की ऑलरेडी एक जो वेवलेंथ होती है वो वेवलेंथ शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ें, एक्सोक्रोम इज डिफाइंड एज एनी मोइटी which does not show any specific color or absorption when separated, but when combined with any chromophore it increases the absorption wavelength towards longer wavelength by formation of a new compound। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हो सकते हैं NH2। अगर हम क्रोमोफोर्स की एग्जांपल देखें तो क्या क्या है, बेसिकली OH है या फिर NH2 है या फिर क्या है OR है, SN है, ठीक है, या फिर वाइड है। ठीक, अगर ये वाली मोइटीज़ जो है वो किसी के साथ भी अटैच होती हैं तो वो क्या करती हैं, जो भी वेवलेंथ होती है उसको शिफ्ट कर देती हैं हायर वेवलेंथ पे, एब्जॉर्प्शन की जो भी वेवलेंथ होती है। बेसिकली जो एब्जॉर्प्शन की वेवलेंथ की शिफ्टिंग होती है ये क्या है, चार तरह के जो है वो केसेस हमारे सामने आते हैं। कौन कौन से आते हैं अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर सकूँ वेवलेंथ के दरमियान और जो है वो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी के दरमियान। ठीक है, बेसिकली वेवलेंथ हमने क्या कहा था कि हर एक कंपाउंड जो है वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ के ऊपर मैक्सिमम जो भी एब्जॉर्प्शन है वो शो करता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास मोलर एब्जॉर्प्टिविटी या फिर जिसको हमने मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट भी पढ़ा था, अगर हम इनके दरमियान ग्राफ ड्रॉ करते हैं और हम देखते हैं कि अगर कोई भी ऑक्सोक्रोम अटैच होता है तो किस तरह से जो है वो वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होती है और उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, लाइक अगर हम कहते हैं कि हमने क्या पढ़ा हुआ है कि मैक्सिमम, ये जो हमारे पास मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस आती है वो क्या इंडिकेट करती है कि वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ है जिसके ऊपर क्या है मैक्सिमम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुई है, मैक्सिमम रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब हुई है, तो हमारे पास क्या आती है, ये वाली एब्जॉर्प्शन आती है। अब क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन या इंटेंसिटी के अंदर जो शिफ्ट आती है, क्योंकि हम बेसिकली क्या देख रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन शिफ्ट, जैसे हमने अभी एक्सोक्रोम में पढ़ा कि अगर एक्सोक्रोम अटैच होते हैं तो उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन के अंदर शिफ्ट आती है। बेसिकली 4 टाइप्स की जो है वो पॉसिबल चेंजेस हो सकती हैं, जिसके अंदर अगर हम देखें बेथोक्रोमिक, ठीक है, तो ये पॉसिबल 4 जो शिफ्टिंग होती है
वो हमें जो ये है वो हमारे पास क्या कहलाएगी, बैथोक्रोमिक शिफ्ट। अगर क्या होती है, जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ, जो एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ है वो हायर की तरफ शिफ्ट होती है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है। सेकंड हमारे पास आएगी, अगर वेवलेंथ जो ओरिजिनल आनी चाहिए, जिस वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन आनी चाहिए, उससे जो है वो लोअर वेवलेंथ आती है, मीन्स क्या कि वेवलेंथ के अंदर डिक्रीज आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। और अगर मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, या फिर जिसको हमने क्या कहा था, मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, या फिर ये क्या है हमारे पास, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी या फिर मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, जिसको हम एप्सिलॉन नॉट से जो है वो शो करते हैं। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी जो है वो शो करते हैं। तो इसके अंदर भी दो हमारे पास पॉसिबल शिफ्ट्स आ सकती है, जिसमें है हाइपरक्रोमिक और हिप्सोक्रोमिक। हाइपरक्रोमिक, अगर हम कहते हैं कि जितनी मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू आनी चाहिए थी उतनी नहीं आती, उससे ज़्यादा जो है वो आती है, तो वो क्या कहलाएगी, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। और जो लास्ट वन आती है वो हमारे पास क्या आती है, हाइपो, अगर मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाती है, तो वो क्या कहलाती है, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, मीन्स क्या कि ये पॉसिबल जो है वो चार पॉसिबल हो सकती है, या तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट होगी। बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या कि जितनी वेवलेंथ आनी चाहिए थी, लेकिन किसी क्रोमोफोर्स की मौजूदगी की वजह से जो है वो क्या हो गया कि जो आनी चाहिए थी वेवलेंथ, उससे ज़्यादा वेवलेंथ आई है। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट क्या है, क्या हो सकता है कि अगर कोई क्रोमोफोर मौजूद था वो रिमूव हो गया है, या फिर क्या है, अच्छा एक पहले हम रीजन देख लेते हैं। बैथोक्रोमिक शिफ्ट की हमने क्या कहा कि मीन्स क्या कि जितनी एब्जॉर्प्शन आनी चाहिए थी, लाइक अगर हम कहते हैं कि 350 पे जो है वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आनी चाहिए थी वैल्यू, लेकिन वो 350 नैनोमीटर की बजाय हमारे पास एब्जॉर्प्शन की वैल्यू आ रही है वो 3 जो है वो 58 पे आ रही है। ठीक है, मीन्स क्या कि ये जो इंक्रीज आया है एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ के अंदर, इस इंक्रीज को हम क्या कहेंगे, बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहेंगे। ठीक है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट, और इसको हम जो है इन अदर वर्ड्स इसको हम रेड शिफ्ट भी कहते हैं, और इसको जो है वो हम ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो कलर्स का कॉम्बिनेशन जिसको हम विब गॉयर, ठीक है, बेसिकली क्या है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो ये जो राइट साइड बनती है, ठीक है, ये वाली हमारी क्या कहलाती है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट या फिर रेड शिफ्ट के कलर्स, और जो लेफ्ट साइड पे है मेरा वो हमारी क्या कहलाती है, ब्लू शिफ्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या आ रहा है हमारे पास, रेड शिफ्ट भी हो सकते हैं, और ब्लू शिफ्ट अगर क्या होगा, तो हमने क्या कहा कि अगर 350 नैनोमीटर पे एब्जॉर्प्शन आनी चाहिए थी मैक्सिमम, या 350 नैनोमीटर पे आती है, उसकी जगह पे हमारे पास 342 आ रही है, या इससे भी कम अगर हम कहें कि 339 आ रही है, तो ये जो डिक्रीज इन वेवलेंथ आता है, इसको हम क्या कहते हैं, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। बैथोक्रोमिक शिफ्ट मींस एब्जॉर्प्शन में वैल्यू के अंदर, वेवलेंथ के अंदर इंक्रीज की जो है वो कुछ स्पेसिफिक रीजंस हो सकते हैं। मींस क्या कि कोई क्रोमोफोर अटैच हो सकता है, जिसकी वजह से क्या हो रही है कि जो वेवलेंथ की वैल्यू है वो ज़्यादा आ रही है। एक्सोक्रोम्स जो है वो मौजूद हो सकते हैं, सॉरी एक्सोक्रोम की वजह से हो सकती है, क्रोमोफोर्स की वजह से हो सकती है, एक्सोक्रोम्स की वजह से हो सकती है। थर्ड वन क्या है, सॉल्वेंट इफेक्ट, मींस के सॉल्वेंट जो भी है जिसके अंदर हमने अपना सोल्यूशन प्रिपेयर किया हुआ है, उसके इफेक्ट की वजह से जो है वो एब्जॉर्प्शन शिफ्ट हो सकती है। और फोर्थ जो रीज़न है वो इंक्रीजिंग कॉन्जुगेशन के इंक्रीज होने की वजह से भी क्या होती है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट होती है। इसी तरह से एक्सोक्रोमिक शिफ्ट की अगर हम देखें तो हो सकता है कि जो क्रोमोफोर मौजूद था, जो कि रिस्पॉन्सिबल है रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन का, उसका रिमूवल हो गया, जिसकी वजह से रेडिएशन की जो वैल्यू, एब्जॉर्प्शन की जो वैल्यू आनी चाहिए थी वो कम आई।
एक्सोक्रोम का भी अगर हमारे पास किसी कंपाउंड के साथ जो है एक्सोक्रोम अटैच नहीं होना, अटैच था, अगर वो रिमूव हो गया है तो उसकी वजह से भी क्या होती है, एब्जॉर्प्शन के अंदर शिफ्ट जो है वो पॉसिबल है। थर्ड वन, सेम सॉल्वेंट इफेक्ट आ सकता है। सॉल्वेंट इफेक्ट की वजह से क्या हो सकती है कि जो एब्जॉर्प्शन की वैल्यू आनी चाहिए थी, जिस वेवलेंथ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आनी चाहिए थी, वो उससे कम वैल्यू पे जो है वो एब्जॉर्प्शन शो हो रही है। एंड लास्ट वन इज दैट के क्या है कि कॉन्जुगेशन जो है वो, कॉन्जुगेशन के अंदर जो है वो कॉन्जुगेशन जो है वो रिमूव हुई है, उसकी वजह से क्या है कि जो है वो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट जो है वो शो कर रहा है। बाकी जो दो रिमेनिंग है, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, जो है वो बेसिकली स्टेबिलिटी ऑफ एप्सिलॉन नॉट टूवर्ड्स हायर वैल्यू। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट का मतलब क्या है कि जो हमारी मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू अगर वो ज़्यादा आती है तो उसको जितनी मीन्स अगर हम कहते हैं कि हमारी कितनी आनी चाहिए थी, 270 नैनोमीटर आनी चाहिए थी, लेकिन वो 275 नैनोमीटर आती है, तो क्योंकि क्या हुआ है, हमारे जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है वो इंक्रीज होती है, तो उसकी वजह से उसको, उस शिफ्ट को हम हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहेंगे। और जितनी हमारे मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट मीन्स जो एप्सिलॉन नॉट है उसकी वैल्यू अगर कम आती है, जो कि एक हम कहते हैं कि प्री डिफाइंड वैल्यू या एक प्री मेजर्ड वैल्यू से कम वैल्यू आती है, तो उससे हम क्या कहते हैं कि क्या है, वो हमारे पास हाइपरक्रोमिक शिफ्ट आती है। ठीक है, तो ये पॉसिबल जो है वो चेंजेस या पॉसिबल शिफ्ट जो है वो हो सकती हैं जब भी हम कहते हैं कि हम यूवी विजिबल रेडिएशंस को स्टडी करते हैं या एब्जॉर्प्शन को स्टडी करते हैं, तो एब्जॉर्प्शन की ये वाली जो शिफ्ट्स होती हैं वो पॉसिबल हैं। और इसकी क्या क्या रीजन है, वो हमने देख ली कि एक्सोक्रोम या फिर जो भी हमारे पास क्रोमोफोर्स मौजूद है, एक्सोक्रोम मौजूद है, या फिर जो भी कॉन्जुगेशन है, या फिर जो भी हम सॉल्वेंट्स यूज़ कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन को, या जो रेडिएशंस की अमाउंट या इंटेंसिटी को जितने वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसकी वैल्यू को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, हम इसके जो है वो इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे कि किस तरह से जो है वो यूवी विजिबल की इंस्ट्रूमेंटेशन है। इंस्ट्रूमेंटेशन को हम आज कंप्लीट देखते हैं। इसी तरह से डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं, जिसके अंदर अगर हम डिफरेंट फैक्टर्स देखें तो टेम्परेचर आ सकता है, सॉल्वेंट का इफेक्ट आ सकता है, एक्सोक्रोम और ये जो क्रोमोफोर्स कौन से मौजूद हैं जो भी, तो ये बेसिकली ऐसी चीज़ें हैं जो क्या करती हैं, एब्जॉर्प्शन को जो है वो इफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट आज का जो हमारा मेन लेक्चर है वो बेसिकली इंस्ट्रूमेंटेशन हम देखेंगे कि क्या क्या इसके जो हैं वो मेन पार्ट्स होते हैं। बेसिकली यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, सिंगल बीम और डबल बीम। ठीक है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर हमारे पास दो टाइप्स के हैं, सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है, वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले जो है हम सिंगल बीम की जो है वो डायग्राम ड्रॉ करते हैं और उसको हम डिस्कस करते हैं। देन जो है वो पहले हम डबल बीम देखते हैं, देन हम जो है वो सिंगल बीम देखेंगे। डायग्राम अगर मैं ड्रॉ कर लूँ, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो रेडिएशन सोर्स है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा कोलिमेटिंग लेंस। मैं लेंस की पोजीशन ठीक है, इस तरह से हमारे पास लेंस आएगा। देन हमारे पास ग्रेटिंग्स आती हैं। ग्रेटिंग्स के बाद हमारे पास फिर नेक्स्ट दोबारा अगेन से लेंस आएगा। ठीक है, अच्छा, लेंस के बाद देन हमारे पास एग्जिट स्लिट आएगी।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा चॉपर। चॉपर अगर हम कहें ठीक है, चॉपर से नेक्स्ट हमारे पास आएगा सैंपल एंड रेफरेंस की कीवर्ड्स। यहाँ पे हमारा रेफरेंस और यहाँ पे हमारा सैंपल। ठीक है, देन हमारे डिटेक्टर्स आएंगे और डिटेक्टर्स के बाद जो है वो हमारा एम्पलीफायर एंड देन रिकॉर्डर। ठीक है, उसके बाद हमारे डिटेक्टर्स देन हमारे पास एम्पलीफायर और देन हमारे पास क्या आ जाता है हमारा रिकॉर्डर। तो ये जो है वो बेसिकली इसको अब हम लेबल कर लेते हैं साथ साथ, तो ताकि आपको जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाए। ठीक है, ये हमारे पास हमारा क्या है, रेडिएशन का सोर्स है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली हमारा क्या है, रेडिएशन सोर्स है। रेडिएशन सोर्स से जो है ऑब्वियसली क्या होती है, रेडिएशन इमिट होंगी। जो भी रेडिएशन इमिट होंगी वो कहाँ पे जाएंगी हमारी, अच्छा यहाँ पे अगर मैं इसको कर लूँ, ठीक है। रेडिएशन सोर्स है, रेडिएशंस जो है वो हमारे पास कहाँ जाएंगी, लेंस पे। ठीक है, लेंस पे जाएंगी। ठीक है, लेंस से फिर वो हमारे पास कहाँ पे जाती है नेक्स्ट, क्योंकि हमारी ग्रेटिंग्स है, ग्रेटिंग्स पे जाती है रेडिएशन। ठीक है, ग्रेटिंग्स और ग्रेटिंग से फिर नेक्स्ट हमारे पास सेकंड लेंस पे स्पेसिफिक वेवलेंथ की रेडिएशन सेलेक्ट होती है। ग्रेटिंग जो है वो उनको ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लेंस से जो है वो कहाँ पे जाएंगी, हमारी एग्जिट सिल्क के अंदर जाएंगी। और एग्जिट सिल्क जो है वो क्या करती है, एक स्पेसिफिक रेट की रेडिएशन को जो है वो अलाउ करती है एग्जिट करना। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से क्या होंगी, हमारे पास जितनी भी रेडिएशन है सिंगल वेवलेंथ की रेडिएशन जो है जाएगी हमारे पास चॉपर में। ठीक है, चॉपर में क्या करना है कि जो भी हमारे पास एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की रेडिएशन आती है वो उसको इक्वल ही जो है वो चॉप कर देता है, जिसमें से एक जो है हमारे पास सैंपल में जाती है और हाफ जो है हमारे पास रेफरेंस में जाएगी। ठीक है, हमारे पास रेफरेंस है, आर मीन्स स्टैंड फॉर रेफरेंस, एस स्टैंड फॉर सैंपल, देन detector, this detector is for reference and this detector is for sample। देन हमारे पास यहाँ से जो भी डिटेक्टर डिटेक्ट करता है उसके बाद हमारे पास सिग्नल जो है वो कहाँ पे जाएगा, हमारे जो भी एम्पलीफायर है।
ठीक है। एम्पलीफायर उस सिग्नल को इन्हांस करेगा और उसके बाद हमारे पास कहाँ पे जाता है, जो भी हमारा रिकॉर्डर होता है, रिकॉर्डर के अंदर जो है वो हमारे पास पीक्स की फॉर्म के अंदर जो है वो हमारा रिजल्ट्स आ जाते हैं। ठीक है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये क्या है, बेसिक पूरी की पूरी इंस्ट्रूमेंटेशन है। ठीक है। यहाँ पे अगर हम लेबल करें तो जो हमारे पास फर्स्ट है वो हमारा क्या है, रेडिएशन सोर्स। ये हमारे पास मोनोक्रोमेटर, मोनोक्रोमेटर में जहाँ पे हमारी एंट्रेंस स्लिट होती है, एग्जिट स्लिट है। ठीक है। ये एंट्रेंस स्लिट बेसिकली कोलिमेटिंग लेंस होते हैं। ठीक है। तो जो जिनका काम क्या है, हम कहते हैं कि एक तरह से फोकस करना, तो इनको हम कोलिमेटिंग लेंस भी कहते हैं, लेंस या फिर कोलिमेटिंग लेंस। ये ग्रेटिंग्स है जो कि स्पेसिफिक वेवलेंथ्स को सेलेक्ट करने में हेल्प करती हैं, ग्रेटिंग्स है। उसके बाद अगेन लेंस है, लेंस जो है वो एग्जिट, और ये हमारे पास क्या है, एग्जिट स्लिट है जो एक स्पेसिफिक रेडिएशन को एग्जिट करता है चॉपर के ऊपर। चॉपर का काम क्या है कि चॉप करना, जो रेडिएशन आती है उसको इक्वली चॉप करता है। यहाँ पे हमारे पास रेफरेंस सेल है और ये हमारे पास सैंपल सेल है। मींस क्या कि जिसके अंदर हम अपना सैंपल सेल और रेफरेंस सेल जो है वो एक ही साथ एक ही टाइम के अंदर जो है वो एनालाइज करते हैं। इसी वजह से हम उसको डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं। मींस क्या कि हमारा सैंपल और जो हमारा रेफरेंस है वो साइमल्टेनियसली जो है वो हम एनालाइज करते हैं डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिटेक्टर। दोनों जो हैं ये हमारे डिटेक्टर्स हैं। डिटेक्टर्स का काम क्या है कि डिटेक्ट करना। देन हमारे पास हमारा एम्पलीफायर आता है और एट दी एंड हमारे पास आ जाता है हमारा रिकॉर्डर। ठीक है। रिकॉर्डर का काम क्या है, जो हमें रिकॉर्डिंग्स जो है वो शो करता है कि कितनी अमाउंट ऑफ रेडिएशंस जो है वो एब्जॉर्ब हुई हैं, कितनी सैंपल के अंदर कितनी कंसंट्रेशन हो सकती है, उसको डिटेक्ट करता है। अगर हम यहाँ पे जो है वो देखें कि कौन सा हमारे पास रेडिएशन सोर्स है, जो रेडिएशन सोर्स यूज़ होता है वो यूजुअली हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम लैंप जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, या फिर टंगस्टन का फिलामेंट जो है वो यूज़ करता है। डिपेंड करता है कि कितनी नैनोमीटर की जो है हमें रेडिएशन चाहिए। यूजुअली यूवी के लिए जो है वो हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम लैंप, अगर हमने यूवी रीजन के अंदर हम डिटेक्ट करना चाह रहे हैं तो हम हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम लैंप यूज़ करते हैं, जो कि 200 to 375 नैनोमीटर की रेडिएशन जो है वो इमिट करता है। और इसके अलावा हम या फिर क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं, टंगस्टन फिलामेंट्स यूज़ होते हैं। ठीक है। टंगस्टन फिलामेंट्स की जो रेंज है वो बेसिकली क्या है, टंगस्टन फिलामेंट लैंप है जो कि हमें कितनी रेडिएशंस की जो है वो देते हैं, 375 to 800 नैनोमीटर, या फिर कहीं कहीं पे आपको जो है वो 350 to 750 नैनोमीटर भी मिलेगा। तो ये टंगस्टन जो लैंप है वो विजिबल रेंज के अंदर अगर हम अपना सैंपल की डिटेक्शन करना चाह रहे हैं, सैंपल के अंदर एब्जॉर्प्शन जो है वो चेक करना चाह रहे हैं, तो वो हम ये वाली रीजन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर के हमने डिफरेंट पार्ट्स देख लिए कि इसके अंदर एंट्रेंस स्लिट्स है, लेंस है, ग्रेटिंग्स मौजूद है, देन एग्जिट स्लिट मौजूद है। जो यहाँ पे हमारे पास मोनोक्रोमेटर जो है वो ग्रेटिंग्स जो स्पेसिफिकली यूज़ हो रही है वो प्रिज्म, या तो ग्रेटिंग यूज़ कर सकते हैं या फिर यहाँ पे हम जो है वो प्रिज्म यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है चॉपर। चॉपर का बेसिकली मैंने काम आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसका काम क्या होता है कि जो भी हमारे पास लाइट की रेडिएशन, स्पेसिफिक वेवलेंथ की रेडिएशन जो आती है एग्जिट स्लिट होके, लाइक अगर हमारा सैंपल 480 नैनोमीटर पे जो है वो एब्जॉर्ब करता है तो 480 नैनोमीटर की ही एट दी एंड एग्जिट स्लिट से जो है वो रेडिएशन आएगी, जिसको चॉपर क्या करता है इक्वल पार्ट्स के अंदर जो है वो कट करता है। देन साइमल्टेनियसली सेम टाइम के अंदर ही वो रेडिएशन रेफरेंस और सैंपल के अंदर से जो है वो पास आउट होते हैं। यहाँ पे जो आपको सैंपल और रेफरेंस नजर आ रहे हैं ये बेसिकली क्यूवेट्स होती हैं जो कि यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम अपना सैंपल जो है वो ऐड करते हैं और अपने इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो है प्लेस करते हैं। जो ये क्यूवेट्स हमारे पास होती हैं ये बेसिकली जो है वो क्वार्ट्स की भी बनी हुई हो सकती है या फिर ये ग्लास की होती है। जो सैंपल और रेफरेंस की हमारे पास नज़र आ रहे हैं आपको, सैंपल होल्डर्स जिनको हम कहते हैं, तो उनको बेसिकली हम क्यूवेट्स कहते हैं। और ये जो क्यूवेट्स होती हैं या तो ये ग्लास की होती हैं या फिर जो है वो ये क्वार्ट्स की, मोस्ट कॉमनली जो है वो ग्लास की या फिर
क्वार्ट्स की मोस्ट कॉमनली क्वार्ट्स की भी यूज़ की जाती है। क्वार्ट्स की यूजुअली जो है वो यूवी विजिबल दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, और जो ग्लास होता है उसको हम यूवी रीजन के अंदर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो यूवी लाइट्स को एब्जॉर्ब करता है। तो क्वार्ट्स जो है वो यूज़ होते हैं बोथ यूवी और विजिबल के लिए। मीन्स क्या कि जो सैम्पल होल्डर है, जो हमारी क्यूवेट्स है, ये या तो क्वार्ट्स की बनी हुई है, ग्लास की। क्वार्ट्स के लिए हम यूवी और विजिबल दोनों रीजन्स के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ग्लास को जो है हम यूवी के अंदर यूज़ नहीं करते क्योंकि वो यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, तो इनको हम जो है वो सिर्फ विजिबल रीजन के अंदर जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, सैम्पल। नेक्स्ट हमारे पास डिटेक्टर्स आते हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो है वो डिटेक्टर्स यूज़ होते हैं। 3 कॉमनली यूज डिटेक्टर हैं, जिसमें फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब भी तो यूज़ होती है, जो हमने एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स के अंदर भी देखी थी। इसके अलावा फोटो डायोड एरोइड डिटेक्टर यूज़ होता है, या फिर जो है वो चार्ज कपल्ड डिटेक्टर जो है वो यूज़ होता है। देन हमारे पास एम्पलीफायर आ जाता है, और उसके बाद जो है हमारे पास रिकॉर्डर आ जाता है, और उस रिकॉर्डर के अंदर हमारे पास क्या हो जाता है, हमारा जितना भी डाटा होता है वो सारा का सारा रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारे पास वो सिंगल बीम का है। सिंगल बीम में अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट जो है वो इंस्ट्रूमेंटेशन सिमिलर होती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस जहाँ पे आता है वो आता है यहाँ पे डिटेक्टर्स की और इस पोजीशन पे। क्योंकि हमने क्या कहा था कि हम इसको डबल बीम डिटेक्टर क्यों कहते हैं, डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने कहा था कि हम एक ही टाइम में साइमल्टेनियसली अपने रेफरेंस को और अपना जो भी हमारा सैंपल होता है उसको हम डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास सिंगल बीम होता है, उस सिंगल बीम के अंदर क्या करते हैं कि हमारे पास थोड़ी सी चेंजेस आती हैं। उसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे पास चॉपर यूज़ नहीं करते, बल्कि जो भी मोनोक्रोमेटर से हमारे पास जो रेडिएशंस आती हैं वो डायरेक्टली हमारे पास सैंपल होल्डर होता है, सिर्फ उस सैंपल होल्डर के अंदर से पास आउट होगी। ठीक है, मीन्स क्या कि कोई चॉपर नहीं होता, तो हम एक टाइम के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ को डिटेक्ट करते हैं। अगर हमारे पास सैंपल मौजूद है तो पहले हम सिर्फ सैंपल की कीवर्ड को पेस्ट करेंगे, सैंपल को एनालाइज करेंगे, देन अगर हमने रेफरेंस को करना है तो फिर रेफरेंस को करेंगे। तो ये हमारे पास सैंपल होल्डर, देन क्योंकि एक ही है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिटेक्टर। ठीक है, और देन वही क्या करती है नेक्स्ट हमारे पास, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, डिटेक्टर, सैंपल होल्डर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो बेसिकली डिफरेंस इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर सिर्फ ये एक डिफरेंस आता है सिंगल बीम और डबल बीम के अंदर। कि डबल बीम के अंदर क्या होती है, जो भी एग्जिट स्लिट से रेडिएशन आती है वो चॉप होकर सैंपल और रेफरेंस के अंदर से जो है वो साइमल्टेनियसली पास आउट होकर और साइमल्टेनियसली उनको एनालाइज करते हैं। देन हमारे पास जो भी एब्जॉर्प्शन आती है उसके अंदर से जो भी रेफरेंस है, अगर वो कोई भी एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है तो उसको जो है वो माइनस करके डिडक्ट करके जो है वो हमारे पास सिर्फ हमारे सैंपल की एब्जॉर्प्शन आती है। ठीक है, लेकिन सैंपल होल्डर जो हमारे पास सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, वहाँ पे हमारे पास सैंपल होल्डर ये रेफरेंस सेल की क्यूवेट नहीं होती, बल्कि सिंपल हम सिर्फ सैंपल होल्डर के अंदर एक टाइम में, मीन्स हम कह सकते हैं कि सिर्फ हम जो है सैंपल को एनालाइज कर सकते हैं। देन डिटेक्टर भी हमारे पास यहाँ पे एक ही होता है, जो क्या करता है, अगर हमने सैंपल प्लेस किया हो तो सैंपल को एनालाइज करेगा, अगर हम रेफरेंस हम यहाँ पे पेश करते हैं तो हम रेफरेंस मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हम सैंपल और रेफरेंस को साइमल्टेनियसली जो है वो सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर एनालाइज नहीं कर सकते। डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर जो है हम सैंपल को और रेफरेंस में जो हमारे पास होता है उसको हम साइमल्टेनियसली एनालाइज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, अगर हम इसकी एप्लीकेशन देखें तो जनरली अगर हम ओवरऑल एप्लीकेशन देखें तो वैरायटी ऑफ द सैंपल्स होते हैं, चाहे हमारे पास कोई बायोलॉजिकल सैंपल्स हैं, या फिर हमारे पास कोई इन्वायरमेंटल सैंपल्स हैं, या फार्मास्यूटिकल सैंपल्स हैं, या फिर अगर हम कहीं पे भी कहते हैं कि कोई सिंपल सैंपल्स हमने लेबॉर्ट्रीज के अंदर काम कर रहे हैं तो वैरायटी ऑफ सैंपल को एनालाइज करने के लिए यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ करते हैं। ना सिर्फ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के जरिए जो है हम क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, बल्कि जो है वो हम क्वान्टिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं। इसी तरह से चाहे हमारे पास सॉइल सैंपल है, अगर हमारे पास वाटर सैंपल है, या फिर कोई भी किसी भी फॉर्म के अंदर हमारे पास सैंपल आता है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, किसी भी सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर हम उसका सोल्यूशन प्रिपेयर करके देन हम क्या कर सकते हैं, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के जरिए जो है वो उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। तो ये जो है वो इसकी मेन एप्लीकेशंस हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने बेसिकली यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो है वो रिमेनिंग थ्योरी का देखा, जिसमें हमने ट्रांजिशंस डिस्कस की। देन हमने कहा कि एब्जॉर्प्शन के लिए कौन से कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कि यूवी विजिबल रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, तो उसमें हमने एक्सोक्रोम्स और क्रोमोफोर्स का देखा। देन हमने जो है वो शिफ्टिंग देखी, एब्जॉर्प्शन की वेवलेंथ्स के अंदर जो शिफ्टिंग होती है कि लॉन्गर वेवलेंथ पे है, शॉर्टर वेवलेंथ है, या फिर मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट्स अगर शिफ्ट हो रहा है तो किस वजह से होता है, वो हमने डिस्कस किया। देन हमने जो है उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन देखी।
उसके बाद एट द एंड जो है हमने एप्लीकेशन देखी। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।